मेरे प्यारे साथियों एवं बच्चों, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। मैं आज आपको इंटर 12th इतिहास विषय के जो प्रथम पाठ है प्रारंभिक नगरों की कहानी, उनमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो पढ़ना पड़ता है उसी के बारे में आज हम कुछ विशेष टॉपिक पर अध्ययन करेंगे, जिसमें से मूल टॉपिक है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसके समकालीन कौन कौन सी सभ्यताएं थी। तो कहा जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह विश्व की एक प्राचीन सभ्यता थी, परंतु इसके अलावे अन्य सभ्यताएं भी इसमें विकसित थी जिनके नाम प्रमुख है, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, जैसे मिस्र की सभ्यता, जैसे चीन की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में हम सबसे पहले अध्ययन करना चाहेंगे। छोटी छोटी जानकारी हम इसमें लेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए उपयोगी होगा। वैसे तो इंटर के जो छात्र हैं, आपको परीक्षा में सिर्फ इससे यह सवाल रहा करता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन दो सभ्यताओं के नाम लिखें। तो आपको सिर्फ दो सभ्यता के नाम लिखने के लिए कहा जाता है, लेकिन आप इसे जब विस्तृत रूप से थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव सवाल को हल करने में आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन जो सभ्यताएं थी वह कौन कौन सी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन निम्नलिखित तीन सभ्यताएं प्रमुख रूप से थी: मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता। तो तीन सभ्यताएं ऐसी थी जो इस समय विकसित हुई थी, जिसमें पहला था मेसोपोटामिया की सभ्यता, दूसरा चीन की सभ्यता और तीसरा मिस्र की सभ्यता। आप क्रम कैसे भी याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम देखते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में कि उसकी क्या क्या विशेषताएं थी। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, पहला, मेसोपोटामिया का अर्थ होता है नदियों की बीच की भूमि। वर्तमान समय में इसे इराक के नाम से जाना जाता है। यह दजला और फरात नदी के बीच स्थित है। इस सभ्यता में क्यूनिफॉर्म लिपि का प्रयोग किया जाता था, जिसे किलाक्षर लिपि भी कहा जाता है। इस लिपि को गीली मिट्टी की पट्टी पर कील जैसा औजार से गोद कर लिखा जाता था। बस इतने ही दो तीन बातें इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उसके बारे में कहा जाता है कि मेसोपोटामिया का अर्थ ही होता है नदियों के बीच की भूमि। अर्थात ये जो मेसोपोटामिया था वह दो नदियों के बीच अवस्थित था। एक ऊपर जो नदी बहती थी उसका नाम था दजला। क्या नाम था? दजला। और जो नीचे नदी बहती थी उसका नाम था फरात। तो इसी दो नदियों के बीच में अवस्थित थी यह सभ्यता, जिसे मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो यह इराक के नाम से जाना जाता है, लेकिन इराक, कुवैत, पूर्वी सीरिया और दक्षिण पूर्वी तुर्की ये सब इसके अंतर्गत आते थे। ये सब उसका क्षेत्र हुआ करता था। लेकिन अगर मूल रूप से कहें आज के समय में तो इराक इसका मूल क्षेत्र होता है। ठीक है। और यह एक नदी है, दो नदी है, एक दजला और दूसरा फरात। इन्हीं दो नदियों के बीच में यह अवस्थित हुआ करता था। और इस सभ्यता में जो लिपि लिखी जाती थी उसको हिंदी में किलाक्षर लिपि कहते हैं, या इंग्लिश में उसे क्यूनिफॉर्म लिपि कहा जाता था। और ये जो लिपि लिखने की शैली थी वह कहा जाता है कि गीली मिट्टी की पट्टी होती थी और जिसपे कील जैसा नुकीला आकार होता था, औजार होता था, जिससे उसको गोद करके लिखा जाता था। माने कि यह गीली पट्टी है। अगर हाथ को हम गीली पट्टी मान लें तो इसमें कहा जाता है कि कील जैसा आकार का एक गोदने वाला इस तरह से करके इसको लिखने वाला बनाया जाता था। इसी को कीलाक्षर कहते थे। चूंकि कील अक्षर जैसे कील से लिखने की व्यवस्था थी, कील जैसे आकृति से, इसलिए इसको कीलाक्षर लिपि भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं दूसरी सभ्यता के बारे में। दूसरी सभ्यता है मिस्र की सभ्यता। तो देखते हैं कि यह कहाँ अवस्थित है, इसकी क्या विशेषताएं हैं।
तो कहता है कि यह नील नदी के किनारे एक विकसित एवं प्राचीन सभ्यता थी जो अब आधुनिक देश मिस्र है। प्रारंभ में यह छोटे छोटे भागों में विभक्त था, बाद में एक कर दिया गया। मिस्र में राजा को फराओ कहा जाता है। मिस्र में राजा को फराओ कहा जाता है। मिस्र में राजाओं के द्वारा पिरामिड बनवाया जिसमें मृतक के साथ साथ आवश्यक वस्तु भी रखी जाती थी। जो और भी बातें हैं उसको हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे। काहिरा के गीजा में स्थित पिरामिड विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। यहाँ हायरोग्लाइफिक्स, जिसे पवित्र लेखन लिपि भी कहते हैं, उसका प्रयोग किया जाता था। अब हम इसका विस्तार से आपको हम फिर से बता दें कि जो मिस्र की सभ्यता थी वह नील नदी के किनारे स्थित थी, इसलिए मिस्र की सभ्यता को नील नदी की देन भी कहा जाता है। बड़े बड़े एग्जामों में ऐसा पूछा जाता है कि नील नदी की देन किसे कहते हैं, तो मिस्र की सभ्यता को कहते हैं। तो यह एक विकसित और प्राचीन सभ्यता थी जो अब आधुनिक रूप से अगर हम कहें तो आज के समय में यह मिस्र देश में अवस्थित है। और प्रारंभ में यह छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त था, परंतु बाद में इसको एक कर दिया गया था। और मिस्र में जो राजा हुआ करते थे उसको फराओ के नाम से जाना जाता था। और आज भी बड़े बड़े एग्जामों में इससे संबंधित 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं कि नील नदी की देन किसे कहते हैं और मिस्र के राजाओं को क्या कहा जाता था। तो मिस्र के राजाओं को फराओ कहा जाता था और नील नदी की देन मिस्र की सभ्यता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बड़ी विशेषता थी कि जो मिस्र में राजाओं के द्वारा पिरामिड बनाने का प्रचलन था। तो पिरामिड बनाने का जो प्रचलन था उसमें मृतकों के साथ साथ जो कुछ आवश्यक वस्तुएं होती थी वह भी उसके साथ रख दिया जाता था। तो कहने का मतलब है कि पिरामिड एक आकृति है कि जहां लोग मृत को दफनाते थे या धरती के नीचे उसको मतलब गाड़ा जाता था कह सकते हैं, तो उसके ऊपर एक आकृति बना दी जाती थी जिसे पिरामिड कहा जाता था। और इसमें मृतक के साथ साथ जो उसकी कुछ सामग्रियां होती थी वह भी उसमें रख दिया जाता था। ये बड़ी अलग तरह की बातें उस समय हुआ करती थी। और चूंकि वहाँ जो एक काहिरा है, काहिरा के गीजा में एक स्थित जो पिरामिड है वह बहुत ही विस्तृत है और बहुत ही अनोखा है, इसलिए उसको विश्व के 7 आश्चर्यों में रखा गया है। और अगर हम बात करें यहाँ की लिपि की तो यहाँ पे हायरोग्लिफिक्स, जिसे पवित्र लेखन भी कहा जाता है, यह लिपि यहाँ पे प्रचलित थी, यहाँ पे प्रचलन में था। ये नील नदी के पास जो घास हुआ करते थे उसी पर इसको लिखा जाता था। तो चलिए देखते हैं आगे इन विशेषताओं के साथ। अब हम आगे देखते हैं चीन की सभ्यता की विशेषता। तो कहा जाता है कि चीनी सभ्यता का विकास पीली नदी के किनारे विकसित हुआ, जिसे हुआंगहो नदी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ चित्रात्मक लिपि का इस्तेमाल किया जाता था। चीनियों ने एक कैलेंडर भी विकसित किया था जिसका इस्तेमाल मौसम और छुट्टियों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। बस छोटा सा और बच गया है। चीन की सभ्यता के बारे में हम आपको बता करके इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। चीन की जो सभ्यता थी वह कहता है कि उसका विकास पीली नदी के किनारे हुआ था और पीली नदी को ही चीन में हुआंगहो नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये एक विशेषता हो गई इसकी। और दूसरी विशेषता है कि यहाँ पे जो लिपि थी वह चित्रात्मक लिपि थी। चित्रात्मक लिपि का मतलब हुआ कि चित्रों के द्वारा दर्शाया जाता था। अगर किसी चीज़ को अंकित करना था, किसी चीज़ के बारे में बताना था, कि अगर मान लीजिए हम साइकिल के बारे में बता रहे हैं तो वो साइकिल जैसी आकृति बना देती थी। अगर हम जानवरों के बारे में बताना चाहेंगे तो जानवर जैसी आकृति बना दी जाती थी, और मनुष्य को बताना है तो मनुष्य जैसी आकृति बना दी जाती थी। तो इस तरह से चित्रों के माध्यम से एक कह सकते हैं कि भाव चित्रात्मक था, एक भाव को व्यक्त कर दिया जाता था चित्र के माध्यम से, इसलिए इसको चित्रात्मक लिपि कहा गया। और चीनियों ने एक कैलेंडर भी विकसित किया था जिसका इस्तेमाल कहा जाता है कि मौसम और छुट्टियों को चिन्हित करने के लिए किया गया था। तो इस प्रकार से कई महत्वपूर्ण जानकारी आपको
इसमें दी गई, जिसमें से महत्वपूर्ण सबसे अगर हम कहें तो ये आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखना है कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वह किस नदी के किनारे है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता आपको दजला और फरात नदी के किनारे है। इसका अर्थ क्या होता है? तो मेसोपोटामिया का अर्थ नदियों के बीच की भूमि होती है। वहाँ पे कौन सी लिपि प्रचलन में है? तो वहाँ पे क्यूनिफॉर्म लिपि प्रचलन में है, जिसे किलाक्षर भी कहा जाता है। दूसरा है मिस्र की सभ्यता, यह नील नदी के किनारे स्थित है और वर्तमान समय में यह देश मिस्र है। और यहाँ जो छोटे छोटे भागों में विभक्त था, सबको मिलाकर एक कर दिया गया और यहाँ के राजाओं को फराओ कहा जाता है। और यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता थी कि जो मृतक हुआ करते थे, मृतकों के साथ अन्य सामग्रियों को भी उसके साथ रख दिया जाता था। और चीन की विशेषता के बारे में हम कहें तो चीन की जो सभ्यता थी वह ह्वांगहो नदी का है या पीली नदी के किनारे विकसित हुई थी। और यहाँ की जो लिपि थी उसे चित्रात्मक लिपि के नाम से जाना जाता था। तो मूल रूप से आपको नदी के किनारे अवस्था जो अवस्थित थी वो स्थिति और उसका लिपि क्या था वो उसके बारे में ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज हमने जाना सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन जो अन्य सभ्यताएं थी उसके बारे में। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप मेरे वीडियो को दूसरे दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें, ताकि आपके इन कार्यों से मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आगे अन्य वीडियो को बना सकूं, अच्छे तरीके से आपकी सेवा कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।